हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पीछे दिख ही रहा है कि आधुनिक भारत के जितने सारे महत्वपूर्ण षड्यंत्र केस थे, पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ से प्रश्न आना तय ही है। आप सभी लोग यहाँ देखना जरूर पसंद कीजिएगा। 9-10 केस ऐसे हैं, षड्यंत्र केस थे। अब षड्यंत्र केस का ये मतलब नहीं था कि हम लोगों ने कोई षड्यंत्र रचा था, बस अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए ही, या अंग्रेजों से कैसे इस चीजें जीती जाएं या अंग्रेजों को कैसे हराया जा सके, इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे से षड्यंत्र किए थे। षड्यंत्र का मतलब कुछ अपने उपाय किए थे, कुछ अपने उपाय बनाए थे जो देसी तरीके से थे, जो छुप छुपा कर थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ बुकों में यही इसी को क्रांतिकारी आतंकवादी नाम दिया जाता है। 1905 से लेकर 1915 तक आप सभी लोग देखे होंगे कि यहाँ पर क्रांतिकारी बहुत हुई थी, बहुत क्रांतिकारियां हुई थी। उन्हीं क्रांतिकारियों में से सारी क्रांतिकारियां, और जिन पर फिर उन पर केस चलाया गया, षड्यंत्र रचाकर उनके ऊपर केस लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बट बहुत सी बुकों में, जैसे आप स्पेक्ट्रम में पाएंगे, तो स्पेक्ट्रम में 1905 से लेकर 1915 तक को क्रांतिकारी आतंकवाद भारतीय आतंकवाद नहीं थे, भारतीय आतंकवाद नहीं थे, और ना भारतीय थे, ना है, ना रहेंगे, ना उतने समय थे। अगर ये सारे लोग ऐसा नहीं करते तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये शायद होता ही नहीं, क्योंकि ये सब इन्हीं लोगों की बदौलत हुआ कि हम लोग आज यहाँ तक हैं, क्योंकि इन लोगों ने पूरे भारत को बचाने का प्रयास किया था, ना कि यहाँ पर आतंकवाद जैसा कोई उपाय किया गया था कि आतंकवादी थे कि भारत को बेच खाने का, ऐसा कुछ भी इन लोगों का इरादा नहीं था। ऐसे ही नहीं, देश के लिए मर मिटने वाली कहानियां ऐसे ही नहीं उभर कर आई हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया था। अब आप उनको आतंकवाद नाम देंगे, इन बुक में दिया गया है, तो ये गलत बात होगी भाई ना। तो उन बुक तक आप सभी लोग की, उन बुक से कम आतंकवाद नाम तो ना दें, क्योंकि भारत के जो क्रांतिकारी थे आतंकवादी नहीं थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें देखेंगे, और आप सभी लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताया करें कि आपको इन सारी चीजों से कितना लाभ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनसे लाभ एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए ये एक मतलब छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आधुनिक भारत से रिलेटेड है, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न इंडिया कहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण षड्यंत्र केस होते हैं, ठीक है ना, जिनको इंग्लिश में बहुत से लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, तो उनके लिए कॉन्स्पिरेसी केस होते हैं, ठीक है ना। तो इनको देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए, सबसे पहले बहुत से और भी केस है, ऐसा नहीं कि जितना मैंने बताया बस इतने ही हैं, बट इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहले से मेहनत करके लाई जाती है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहला केस है, अब आप लोग यहां से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला केस है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। इसी को अलीगढ़ ये ना, एक मिनट, अलीपुर, हाँ देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो इसी को अलीपुर षड्यंत्र केस भी कह देते हैं। क्या कहते थे? इसी को अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, और इसी को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है। 1908 में हुआ था। कब हुआ था ये केस? 1908 में हुआ था। लिखते जरूर चलेंगे अपनी नोटबुक में। यहाँ पर देखेंगे इसका दूसरा नाम, कहीं कहीं पर देखिए, जब प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस ने मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, ठीक है ना, तो क्या हुआ, वहां पर उनकी हत्या तो नहीं हुई थी, पर उनके जो साथी संगी थे उन लोगों में से एक आध लोगों की हत्या हो गई थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। और दूसरी चीज, ये थोड़ा सा क्या हो गए थे, वहां पर घायल हो गए थे, तो इसलिए इनको, इन लोगों पर क्या चलाया गया, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था। यहाँ पर और भी लोग थे, जिनमें से बारिंद और अरविंद घोष जी भी थे। बारिंद घोष को आजीवन कारावास दिया गया था, आजीवन कारावास।
क्यों दिया गया था? अब ये बात इसलिए आई फंसकर, इसीलिए इनका दूसरा नाम यहाँ पर लिखा है मणिकतल्ला बम षड्यंत्र केस। जब इस केस में पाया गया, जब इस केस की जांच हुई, मतलब जब इस केस में षड्यंत्र केस जब जांच की तो पाया गया मणिकतल्ला बम षड्यंत्र केस में कि ये लोग मणिकतल्ला में बम बनाते थे, ठीक है ना, बम बनाते थे। और वहां पर वारिंद घोष और अरविंद घोष भी पाए गए थे। इनके साथ और भी इनके साथी संगी थे, लेकिन वारिंद घोष को आजीवन कारावास दिया गया था, लेकिन अरविंद घोष के प्रति या अरविंद घोष के सापेक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था, तो इनको छोड़ दिया गया था। और प्रफुल्ल चंद्र त्यागी और खुदीराम बोस के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है ना। तो ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला केस क्या कहता है? अगला केस है नासिक षड्यंत्र केस। कौन सा? तो नासिक षड्यंत्र केस है आपका। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में। देखिए सब ये सारे केस क्यों आ रहे थे? क्योंकि भारतीय जनता या भारतीय लोग ये सोचते थे अंग्रेज यहाँ से किसी तरह से जाएं, उनसे लड़ रहे थे, उनके प्रति कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनंत लक्ष्मण कानरे, इनका नाम ही अनंत लक्ष्मण कानरे ने क्या किया था? जैक्सन के ऊपर हत्या, मतलब जैक्सन की हत्या कर दी थी एक थिएटर पर। ये आराम से बढ़िया पिक्चर देख रहे थे जैक्सन साहब, और वहां पर अनंत लक्ष्मण कानरे जी गए और उनकी हत्या कर दिए। और इन पर फिर क्या चला? नासिक षड्यंत्र केस, क्योंकि इन्होंने नासिक में किया था तो नासिक षड्यंत्र केस चला। इसी में अभिनव भारत के टोटल 27 लोगों को भी और सजा दी गई थी। कितने? अभिनव भारत, क्योंकि अभिनव भारत छुप कर काम कर रही थी, जमीनी स्तर या भूधरा पर रहकर ये काम कर रही थी। अभिनव भारत ना क्रांतिकारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी अभिनव भारत, और इसकी स्थापना 1904 में हो गई थी, वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन 27 लोगों को भी सजा दी गई थी। अनंत लक्ष्मण कानरे के द्वारा, कहीं कहीं इनका नाम कान्हेरे मिलता है, कहीं कानरे मिलता है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण जी के कारण हुआ था। अगला आता है हावड़ा षड्यंत्र केस। बहुत कम लोग बताते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया था। हावड़ा षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? 1910 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। इसमें जतिन नाथ मुखर्जी जी को क्या हुआ था? डिप्टी पुलिस शमसुल आलम की हत्या कर दिए थे। जो जतिन दास मुखर्जी जी थे, जतिन दास मुखर्जी जी ने क्या किया था? हावड़ा में इनकी डिप्टी जी की हत्या कर दिए थे। क्या नाम था? शमसुल आलम जी की हत्या कर दिए थे, और इनको फिर क्या हुई थी? सजा दी गई थी। और इन क्रांतिकारियों को एक नाम दिया गया था यहीं से, और उनमें से मेन थे जतिन दास मुखर्जी जी को बाघा जतिन नाम से भी जाना जाता है। जतिंद्र नाथ मुखर्जी जी को बाघा जतिन नाम से इनका उपनाम इनको दिया गया था, उपनाम से भी जाना जाता है। इनको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी यही पूछ लिया जाता है बाघा जतिन किसकी उपाधि है, किसका उपनाम है? तो किसका? जतिंद्र नाथ मुखर्जी जी का उपनाम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला दिया गया है दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या है? दिल्ली षड्यंत्र केस। अब दिल्ली षड्यंत्र केस 2 बार हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस, अच्छा दिल्ली षड्यंत्र केस हाँ 1912 में हुआ था। 2 बार वाला तो वो लाहौर षड्यंत्र केस था ना। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या हुआ था? 1912 में हुआ था। इसमें रास बिहारी बोस को और सचिंद्र नाथ सान्याल जी क्या किए थे? लॉर्ड हार्डिंग पर निपटाने का प्रयास किए थे। देखिए ऊपर लिखा है निपटाने का प्रयास ना, निपटाने मैंने लिख दिया था। इनको लॉर्ड हार्डिंग को क्या किए? निपटाने का, दिल्ली में षड्यंत्र केस रचे ये लोग, दिल्ली में क्या किए? इनको निपटाने का, लॉर्ड हार्डिंग को निपटाने का प्रयास किए थे। जितना बता रहे इतने ही आपको याद करना है, ठीक है ना। आप सोचे अब कहानी गाथा सुना है उससे कोई फर्क नहीं है, आपको फैक्ट मिल रहे हैं, ये बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो रास बिहारी और सचिन नाथ सान्याल जी ने क्या किया था? दिल्ली षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलाया गया था। इनके ऊपर किसके? रास बिहारी बोस। और यही रास बिहारी बोस आगे चल के कहां जाएंगे? लंदन जाते हैं ना। तो रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल जी पर क्या चलाया गया था? केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, और इनको लॉर्ड हार्डिंग को निपटाने का प्रयास किए थे। अगला आता है सिल्क पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट किसी को नहीं पता होगा। आज बहुत कम लोगों को, जिन्होंने बुक अच्छे से पढ़ी होगी उन्हीं लोगों को पता होगा। सिल्क पेपर षड्यंत्र केस 1915 में आया था। कब आया था? 1915 में। देखिएगा यहाँ पर
मौलवी उबैदुल्ला जी थे, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी जी थे। इन्होंने क्या किया था, महमूद हसन को पीली सिल्क, ये याद रखेंगे कौन सी सिल्क थी, तो पीली, येलो सिल्क में, ठीक है, येलो सिल्क में इन्होंने क्या, येलो सिल्क पर फारसी भाषा में लिख लिख कर भेज रहे थे, फारस में, फारसी में लिखकर इनको बाहर भेज रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि सारी कहानियां तो यहाँ से फारसी में लिख लिख कर जा रही हैं भाई, अब फारसी जान रहे हैं, तो इनको क्या किया गया, इन पर क्या चलाया गया था, तो आप कहेंगे सिल्क पेपर षड्यंत्र केस 1915 में लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको लगा कि अब तो अंग्रेजों को लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये सारे तो अंग्रेजों को दबाने का काम कर रहे हैं ना, इस तरह की बातें उभर उभर कर आई। अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र है, क्या है, लाहौर षड्यंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाहौर षड्यंत्र 2 बार हुआ, पहले कब हुआ, तो पहले आपका 1915 में हुआ, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, हाँ दिख रहा है, पहले 1915 में, एक्चुअली इसको छोटा करके लिखना पड़ा थोड़ा सा, और फिर 1929 में लाहौर में ही हुआ, जो मेन वाला है। तो पहले वाले में 1915 में करतार सिंह को क्या हुई थी, बहुत अच्छी खासी सजा दी गई थी। करतार सिंह के साथ बहुत से ऐसे लोग थे, तब ये लोग क्या कर रहे थे, लाहौर में जाकर बिल्कुल षड्यंत्र बना रहे थे कि कैसे इनसे लड़ा जाए, कैसे क्या हो, और उसमें करतार सिंह जी पकड़े गए थे। कौन, करतार सिंह जी। और जब 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने, और इसमें एक लोगों का नाम याद रखेंगे, जतिन दास जी, ये भूख हड़ताल पर बैठे थे, ठीक है ना, मैंने केवल भूख लिखा है ताकि आपको समझाने, ये भूख हड़ताल पर जतिन दास जी बैठे थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया, बम फेंका था, ठीक है ना, कहां पर, असेंबली में बम फेंका था, ठीक है ना, भगत सिंह के साथ मिलकर दोनों लोगों ने फेंका था। और फिर इसमें सजा किसको किसको हुई थी, तो भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, इन लोगों को फांसी दी गई थी। और इनके फांसी के दिन ही क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई थी। किनको याद रखेंगे, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, 23 मार्च 1931 में। कब का केस था, 1929 का ये केस था, लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929 को। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, ठीक है ना। और क्या हुआ था, तो इन लोगों ने एक लाइन गाई थी जब इन लोगों को फांसी हो रही थी, एक मिनट देना, जब इन लोगों को फांसी हो रही थी तो क्या हुआ था, इन लोगों ने ये लाइन गाई थी। क्या लाइन गाई थी, मगर मतलब ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकलेगी, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना, मतलब दिल से कभी निकली नहीं सकती, चाहे मर कर भी वतन को, मरने के बाद भी वतन की उल्फत तो निकल ही नहीं सकती, कुछ भी आप कर लो, ठीक है ना। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वहन आएगी, मेरी मिट्टी से मेरे शरीर की या मेरे जो मैंने कार्य किया उन सब की खुशबू आएगी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला है पेशावर। क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है, पेशावर षड्यंत्र केस 1922 में हुआ था, 1922-23 में पेशावर षड्यंत्र केस में। देखिए इनका अगर शॉर्टकट में नाम है तो इनका नाम है एमएन राव जी थे संविधान वाले, ये एमएन राय जी हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने मास्को रूस की राजधानी मास्को और बर्लिन, पहले इन्होंने मास्को से बहुत से कम्युनिस्ट बनाने के लिए भेजा कि आप लोग ऐसे ऐसे सिद्धांत भेजे कि आप लोगों ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट बनाएं। तो 10 भारतीयों को, कितने, 10 भारतीयों को इन्होंने सिखाने का प्रयास किया और 10 भारतीयों को अलग अलग भारतीयों में भेजे थे। लेकिन इन पर क्या, पेशावर षड्यंत्र, पेशावर में ले जाकर इन पर पेशावर षड्यंत्र केस लगा दिया गया था। तो कौन थे, एमएन राय जी ही ज्यादातर नाम मिलता है, इसलिए मैंने इनका पूरा नाम लिख दिया, मानवेंद्र नाथ राय जी थे, याद रखेंगे, बहुत रेयर केस में ये वाला केस बताया जाता है।
अगला देखेंगे, अगला है कानपुर षड्यंत्र केस। इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन देखिए अब वहां से तो कहानी शुरू हो गई थी कम्युनिस्ट बनाने की, और भारत में आते आते 1925 में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी। आप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें शायद पता होंगी, नहीं पता हो तो पता करिएगा ना, मतलब हम बता ही रहे हैं, बल्कि आप भी अपने स्तर पर देखते रहेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखते जरूर रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1925 में कानपुर में हुई थी, 25 में। लेकिन 24 में इन लोगों ने क्रिया करना शुरू कर दिया था। जैसे अब कोई पार्टी बनाना है तो जैसे अब जैसे चुनाव 24 में होने, तो अभी से सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो इन लोगों ने, उसमें कौन थे, तो मलिन जी थे, मलिन गुप्त नाम याद रखेंगे, उस्मानी का नाम इतने ही, उस्मानी जी, डांगे जी का नाम, या और मुजफ्फर अहमद, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं, ठीक है ना, मुजफ्फर अहमद जी, इन्हीं को मेन सजा दी गई थी ना। सबसे इन चारों लोगों को 4-4 साल की सजा हुई थी, 4-4 साल की, ठीक है ना। लेकिन मेन कौन थे, यही थे, मुजफ्फर अहमद थे। तो आपको केवल इतना याद रखना है, कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। इसके अलावा देखेंगे लास्ट है, लास्ट में मेरठ षड्यंत्र केस। कौन सा, मेरठ षड्यंत्र केस। और इसमें आपको ये देखना है, जो कानपुर षड्यंत्र केस में मुजफ्फर अहमद जी थे ना, मेन सजा उन्हीं को दी गई थी, क्योंकि वहां तो 4 साल वो भोग आए थे। उसके बाद इसमें भी वो शामिल थे, मतलब जब वो घटना हुई 1924 में, उसके बाद 1929 में देखिए 4 साल की सजा हो गई। और फिर 1929 में मेरठ में क्या हुआ, 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने, 31 लोगों को। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, नौकर ना, नौकरशाही, या आप कैसा कुछ भी आप सोच सकते हो, मतलब इनके हिसाब से। तो नौकर जो छोटे छोटे, जैसे बड़ी पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता होते हैं ना, तो उन लोगों को क्या किया गया कि ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है कि इस भाग को आप देखिएगा, इस भाग को आप। तो उन्हीं में से 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया, और मेन थे मुजफ्फर अहमद को काले पानी की सजा दी गई थी, ठीक है, काले पानी की सजा दी गई थी यहाँ पर इनको, मुजफ्फर अहमद जी को, जो कानपुर वाले थे ना। इसीलिए मैंने कहा दोनों याद रखें। अब फटाफट एक नजर और देखेंगे, और ये वीडियो नहीं तो लंबा होता चला जाएगा, फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। काम का मतलब कि आपको, जैसे देखिए पहला केस कौन सा था, तो पहला केस मुजफ्फरपुर षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र केस था, जो 1808 में हुआ था। इसी को मणिकल्ला बम षड्यंत्र केस, क्योंकि यहाँ पर जब जांच हुई थी तो बारिंद घोष और अरविंद घोष यहाँ पर पाए गए थे बम बनाते हुए। इनको आजीवन हुआ था। प्रफुल्ल चंद त्यागी और खुदीराम बोस जी क्या किए थे, मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किए थे, ठीक है ना। अगला है नासिक षड्यंत्र केस, 1909 में हुआ था। इनमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे को, इनके ऊपर केस चला था, और इन्होंने क्या, जैक्सन को, एक जैक्सन थे, उनके ऊपर इन्होंने उनकी हत्या कर दिए थे। और अभिनव भारत से 27 लोगों को भी सजा सुनाई गई थी, ठीक है। अगला है हावड़ा षड्यंत्र केस, 1910 में हुआ था, जिसमें जतिन नाथ मुखर्जी जी को, इन्हीं को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने डिप्टी पुलिस की क्या की थी, हत्या कर दी थी। क्या नाम था, शमसूल आलम नाम था इनका, ठीक है ना, शमसूल आलम। अगला है दिल्ली षड्यंत्र केस, 1912 में हुआ था। राज बिहारी और सचिन नाथ सान्याल जी ने लॉर्ड हार्डिंग को निपटाने का प्रयास किया था, तो इनके ऊपर यह केस चला था। सिल्क पेपर षड्यंत्र केस, मैंने जैसे बताया कि मौलवी अबेदुल्ला सिंधी साहब क्या किए थे, इनको मोहम्मद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखकर यहाँ की सूचनाएं दे रहे थे, सारा कुछ, ठीक है। अगला है आपके सामने देखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस में। इसमें पहले में तो आप करतार सिंह को याद रखेंगे, जो 1915 में, और 1929 वाला तो सबको लगभग याद रहता है। तो कब, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, असेंबली में बम फेंका था, और इनमें फांसी किसको हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, उनके फांसी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 को हुई थी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वहन आएगी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इन लोगों ने जब इनको फांसी हो रही थी तो यही गीत गा रहे थे। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23 में मानवेंद्र नाथ राय जी की, मतलब मानवेंद्र नाथ राय जी यहाँ पर भारतीयों को
कम्युनिस्ट कैसे किया जाता है सब सिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो मॉस्को और बर्लिन से। कानपुर षड्यंत्र केस आप याद रखेंगे 1924 में हुआ था, मेन इसमें मुजफ्फर अहमद साहब थे, बाकी आप याद कर सकते हो क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल नहीं थे, क्योंकि 4 है, एक को हटाकर किसी और का नाम दे सकता है। तो मलिन गुप्त, उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद, ठीक है। लास्ट में आता है आपका मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में आता है, और इसमें 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुजफ्फर अहमद को बहुत कड़ी सजा दी जाती है, काले पानी की सजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, याद कर लेंगे, आपको 1 नंबर यहाँ से मिलने को तय हो जाता है, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपको 100% मिलने को, तो यहाँ से 1 नंबर पक्का मिलने को तैयार रहिए या लेने को तैयार है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, और इसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।